Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर लर्न विद ज्योत्सना पर। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ CDP का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द टीचिंग एग्जाम्स रिगार्डिंग KVS या फिर आप CTET में ले लीजिए या फिर आप UPTET में ले लीजिए, सभी एग्ज़ाम्स में टीचिंग एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा ही आते रहे हैं और आएंगे भी। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, और इस टॉपिक को से काफ़ी सारी आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, यानी हम लोग कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जैसे कि हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो देखते हैं जीन पियाजे जो बेसिकली थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने इनकी स्टडी जो हुई है वो स्विट्जरलैंड से, बेसिकली स्विट्जरलैंड से ही थे और वहीं पे इनकी डेथ भी हुई, वहीं पे इनका जन्म भी हुआ था। अब ये जो जीन पियाजे थे इन्होंने स्टडी अपनी जंतु विज्ञान की इन्होंने स्टडी, बिगनिंग में कह सकते हैं इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ की, किस सब्जेक्ट को चुना, जंतु विज्ञान को चुना। इसके बाद इन्होंने फिलॉसफी कह सकते दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। उसके बाद ये इन्होंने मनोविज्ञान को ज्वाइन किया। दर्शन शास्त्र से ही ये जो शाखा निकल करके आई थी हमारी साइकोलॉजी। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी जो है हमारी वो कहाँ से आई, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो फिलॉसफी है उसी में से निकल करके क्या आई हमारी साइकोलॉजी आई। क्या आई है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी आज हम लोग अलग सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ रहे हैं और एक अलग शाखा बन गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। विदाउट इट आई थिंक एजुकेशन इज नथिंग। तो कह सकते हैं कि हम लोग शिक्षा को एक नया रूप नहीं दे सकते अगर हमें साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है ये कहाँ से निकल के आई, दर्शन शास्त्र। तो कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद साइकोलॉजी आई। तो ये जो जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड स्विस के निवासी थे, रेसिडेंट्स थे। तो वहाँ इन्होंने जो अध्ययन किया वो दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। उसके बाद ये साइकोलॉजी में आ गया और साइकोलॉजी में कह सकते हैं बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। कह सकते हैं इनकी वजह से ही एक शिक्षा को नया रूप मिला। अदरवाइज तो टीचर क्या कर रहे थे, टीचर बच्चे को एक लेक्चर दे रहे थे और बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे उसको पढ़कर और रट रहे थे। कहीं ना कहीं बस टीचर अपनी ही अपनी कह रहा था और बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं था। तो इनकी वजह से शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा को एक नया रूप मिला। तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था 9 अगस्त 1986 में हुआ था। इनका जन्म 9 अगस्त 1986 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 16 सितंबर 1980 में हुई थी। ये एक बात हुई। और ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सभी विचारधाराएं जो कह सकते हैं सब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कवर किए हुए थे। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो हमारा कॉग्निटिज्म था, जो हमारा संज्ञानात्मक था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग NCF हमारा बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद, संज्ञानवाद। तो उससे बेसिकली जीन पियाजे रिलेटिव थे। बहुत से छोटे मोटे तरीके से अगर क्वेश्चन को लिया जाए तो यही पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे किस संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो जीन पियाजे जो हमारे थे और वाइगोत्स्की थे, जेरोम ब्रूनर थे, ये तीनों कह सकते हैं हम लोग किसी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संज्ञानात्मकवाद से रिलेटेड थे। तो जीन पियाजे ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई। जीन पियाजे ने सबसे पहले तो ये कहा कि बच्चे को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को आपको रटाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तो खुद ही ज्ञान का निर्माता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेता है। कैसे कर लेता है, वातावरण से। बच्चा क्या करता है, बच्चे के पास गॉड ने ऐसी कह सकते हैं ऐसी शक्तियाँ देकर उसे भेजा है कि वो खुद ही क्या कर सकता है, खुद ही ज्ञान का निर्माण कर सकता है। इन्होंने बच्चे को संज्ञा दी कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। बच्चों को कहा है इन्होंने कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी बच्चे को आपको ज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं है, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। इसके पहले लेक्चर मेथड चलता था तो टीचर क्या करता था, टीचर व्याख्यान देता था, टीचर अपनी बातें कहता जाता था, बच्चे के ऊपर से बाउंस होता जाता था, बच्चे का दिमाग कहीं और रहता था और टीचर पढ़ा के चला जाता था। पढ़ाता क्या था, जो उसको पढ़ाना होता था वो पढ़ाता था। अब इन्होंने ये कहा है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा, बट यू आर एज अ फैसिलिटेटर।
इन द क्लासरूम। आप क्या एक सुविधा प्रदाता, मान लीजिए बच्चा कहीं लैग कर रहा है, बच्चे को कहीं गाइडेंस दे होते हैं तो आप उसे गाइड करिए। मान लीजिए बच्चा कहीं किसी चीज को लेकर परेशान है तो आप उसकी हेल्प करिए, ना कि आप उसे ज्ञान सिखाइए, अपना ज्ञान मत सिखाइए, उसे ज्ञान की खोज करने दीजिए। तो इन्होंने बच्चे को संज्ञा दी कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, खुद एनवायरमेंट से ज्ञान ढूंढ लेंगे, कर लेंगे, खुद सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने वाले बच्चे हैं, इन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट करने वाले कौन है, बच्चे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट करने वाले बच्चे हैं, इसीलिए इस संप्रदाय को हम लोगों ने क्या कह दिया है, इसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिविज्म की भी कह दिया। और पूरा एनसीईआरटी भी जैसे कि मैं बताती हूँ कि इस पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब आगे देखते हैं, ये बात हुई। इसके बाद जो इन्होंने कुछ 4 स्टेजेस बताए हैं कि बच्चे का, यानी कह सकते हैं हम लोग, एक ये जेरोम ब्रूनर हुए, इन्होंने भी स्टेज कुछ बताई है, इन्होंने इनएक्टिव बताई है, सिंबॉलिक बताई है, ठीक है, उसके बाद आइकॉनिक बताई है, ऐसी कुछ इन्होंने 3 स्टेज बताई है। उसके बाद कोहलबर्ग भी स्टेज की बात करते हैं, बट वो मॉरल डेवलपमेंट यानी कह सकते हैं हम लोग नैतिक विकास से संबंधित है। इसके बाद बायगोत्स्की का भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेजेस में बात करते हैं, वो कहते हैं बच्चे का विकास होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वो कैसे होगा, स्टेजेस में होगा, ठीक है। बच्चा इतने से इतनी स्टेज में ये चीज़ सीखेगा, उसके बाद ये चीज़, तो इन्होंने कुछ 4 स्टेजेस बताई हैं जो कि इस तरीके से हैं। ये पहली जो इन्होंने स्टेज बताई है सेंसरी मोटर, जिसका नाम क्या था, संवेदी गामक। फर्स्ट स्टेज इन्होंने जो बताई है संवेदी गामक अवस्था, ये इनकी फर्स्ट स्टेज है, और ये कहां से, 18 से 24 महीने तक की मानी गई है, ठीक है। तो ये एक बात हुई, इनकी जो स्टेज है फर्स्ट, वो क्या है, सेंसरी मोटर, वो क्या है, संवेदी गामक, वो क्या है, 18 से 24 मंथ की मानी गई। और इसमें बच्चा क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसरी मोटर से लगा लिए, सेंस ऑर्गन, उसके आँख हुआ, उसकी नाक हुई, उसके कान हुए, उसकी स्किन हुई, ठीक है, इन सब चीजों का वो यूज करके बच्चा क्या करता है, किसी चीज पे परमानेंस बनाता है, क्या करता है, किसी चीज को पहचानने की कोशिश करता है, यानी किसी चीज को क्या करता है, देख कर उसको समझने की कोशिश करता है, उसके बारे में। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आप एक खिलौना दे दीजिए, वो उसको देखेगा, उसे तोड़ के देखेगा, उसे पटक के देखेगा। मान लीजिए किसी बच्चे के सामने आप बार बार लाइट को जलाइए और बंद कीजिए, तो बार बार देखेगा, फिर मतलब इस तरीके की एक्टिविटी करेगा, वो किसी चीज को समझने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य क्या रहता है इस एज में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या रहता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु स्थायी, किसी वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है। इसमें वो अपने अनुभव भी शामिल करता है, इसके साथ ही साथ वो अपने अनुभव शामिल करने के साथ ही साथ इसमें क्या करता है, वो खुद भी अपना दिमाग लगा के उस चीज को समझने की कोशिश कर पाता है। तो ये उसकी पहली अवस्था हो गई। अब दूसरी जो अवस्था है वो क्या है हमारी, दूसरी है प्री ऑपरेशनल अवस्था, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है हमारी, प्री ऑपरेशनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज है ये हमारी है 2 से 7 वर्ष, कब तक, 2 से 7 वर्ष। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, 2 to 7। इस एज में क्या होता है, प्री ऑपरेशन यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, बच्चा कुछ कोशिश करता है सिंबल्स को पहचाने, यानी जो उसने ऑब्जेक्ट, यानी इस स्टेज में उसने जो चीज पहचानी थी, देखी थी, उसके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, उसके बारे में वो कुछ सिंबल्स को देखेगा तो उसके बारे में मतलब वो सोचने की, जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। किसी भी चीज को देखकर मतलब वो उसको जानने की कोशिश करेगा, उसको देखने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। बट इस चीज में क्या होता है, यहाँ पे इस वाली लेवल पे लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज उसके लिए एक टूल आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है। तो लैंग्वेज के कोऑर्डिनेशन से वो क्या करता है, लैंग्वेज के द्वारा क्या करता है, कल्पना, स्मृति, ये सब चीजें उसमें कहीं ना कहीं आ जाती हैं, इमेजिनेशन,
इमेजिनेशन आ जाती है, उसके बाद उसमें क्या आ जाती है, स्मृति आ जाती है। स्मृति यानी कह सकते हैं हम क्या, सोचने की क्षमता आ जाती है, वो याद करने लगता है चीजों को, कि हमने पहले किसी चीज को देखा था, फिर वो आगे उसी चीज को देखता है तो वो याद करता है, पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती है इसमें पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और इसमें उसकी मदद कौन करता है, इस स्टेज में उसकी मदद करती है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी उसकी पहचान बनाने में उसकी मदद करती है। अब तीसरी चीज, इसमें एक चीज और आ जाती है, इसमें अहंकार आ जाता है, यानी वो क्या करता है, उस बच्चे में क्या आ जाता है, अहंकार। अहंकार आ जाता। अब अहंकार आ जाता तो अहंकार में क्या होता, बच्चा क्या करता, बच्चा किसी दूसरे की अप्रोच को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ये चीज सही है, ये चीज मैंने सोची और ये इसका आंसर होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। वो अपनी कुछ खुद के हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है और वो किसी और की चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो ये उसकी कौन सी स्टेज हो गई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टेज है इन्होंने बताई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। थर्ड स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो है ये आपकी, इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रिया। क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो उसके आगे यानी 7 के बाद स्टार्ट होगी आपकी, 7 से 11। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 7 से 11 तक होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, अब नाम से ही सोच लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक यानी क्या क्या करे वो, जो चीज उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस लिया था, यहाँ पे सिंबल्स कुछ देखे थे, उनके बारे में सोचा था, थॉट्स क्रिएट करे थे, अब वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचेगा, उनके बारे में गहन चिंतन कर पाएगा, यानी चिंतन उन चीजों पे कर पाएगा जो चीजें उसने देखी हैं, उन चीजों पर वो क्या कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, सोच पाएगा, विचार कर पाएगा, अपनी खुद की अवधारणाएं बना पाएगा और उस पर्टिकुलर चीज को लेकर अपने विचार भी प्रस्तुत कर पाएगा और उस चीज में इंगेज हो पाएगा। ठीक है, वो उस चीज में इंगेज हो पाएगा, वो किसी दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के विचारों को, दूसरे की चीजों पर अपने भी विचार प्रकट कर पाएगा और वो ये कह पाएगा कि इस चीज को लेके, पर्टिकुलर चीज को लेके हमारी ये ओपिनियन है, कहीं ना कहीं वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो ये कौन सी होगी बच्चे की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई। इसमें बच्चा मूर्त यानी किसी भी चीज को देखकर, किसी भी वस्तु को सामने देखकर उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये चीज रहेगी कब, उसकी 7 से 11 की अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है ये है जो फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक कब होगी, अब ये सोच लीजिए आपकी 11 के बाद से जो होगी वो अमूर्त संक्रियात्मक, 11 यानी 12 के बाद टीनेज लग जाएगी, तो 12 से आपकी होगी 12 to 18 मान लीजिए, 12 to 19 मान लीजिए। एडोलसेंस जो हमारा है, एडोलसेंस यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी किशोरावस्था से ये स्टार्ट हो जाएगी। किशोरावस्था यानी 12, टीनेज से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चीजों के बारे में सोचेगा। इसमें बच्चा क्या करेगा, अमूर्त विचार उसके मन में आएंगे। अमूर्त विचार उसके मन में आएंगे। अब आप सोचेंगे अमूर्त विचार कैसे, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है कि आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, पानी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फ्यूचर के बाद उसको पानी के बारे में देख के वो उसके दिमाग में ये सोचने को आएगा, वो दिमाग में ये सोचने के लिए पहुंच जाएगा कि आज ये लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं तो कल के लिए पानी की लैक हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर लोग कैसे मतलब डेली डोमेस्टिक एक्टिविटी कैसे कर पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारी बारिश का भी इफेक्ट पड़ेगा, ड्रॉथ आ जाएगा। फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, उसको कैसे मतलब उस चीज से बचा जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या सोचेगा कि मान लीजिए इतना धूप आ रही है, तो ये धूप आ रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वाटर लेवल पर, या बारिश हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वाटर लेवल पर। अगर वाटर लेवल इतना हो जाएगा तो ये होने लग जाएगा, अगर वाटर लेवल इतना हो जाएगा तो ये लाभ हो जाने लग जाएगा। मतलब इस तरीके की चीजें वो उसके दिमाग में कुछ अमूर्त चीजें आएंगी। ठीक है,
तो वो क्या सोचेगा, उस चीजों के प्रति वो काम करने लग जाएगा। तो उसके विचार, उसके मन में किसी चीज को ना देखकर, किसी वस्तु को ना देखकर उसके मन में ऑटोमेटिकली विचार जागृत होंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो कौन सी स्टेज हो जाएगी, उसकी वो लास्ट स्टेज हो जाएगी, यानी कि 12 से टीनेज से, किशोरावस्था से लेकर वो उसकी प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं 19 तक उसको मान लीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी अमूर्त संज्ञा। तो ये कुछ 4 स्टेजेस की बात पियाजे करते हैं। तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में कुछ 4 स्टेज बताई हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग SPCF से भी याद कर सकते हैं। SPCF से कैसे कर सकते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आपका हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। ये हो जाएगा आपका सेंसरी मोटर यानी मूल संवेदी गामक यानी सेंस ऑर्गन से सीखता है। प्री ऑपरेशनल यानी वो खुद सिंबॉलिक थॉट्स उसमें आ जाते हैं 2 से 7। कॉन्क्रीट 7 से 11 और इसके बाद ये 12 से टीनेज तक कंप्लीट पूरा 90 तक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये कुछ 4 स्टेजेस की बात पियाजे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पियाजे ने ये तो बोला है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि बच्चे 4-5 चीजों से सीखते हैं, जो कि क्या है, जो कि हम लोग देखते हैं। पहली चीज है बच्चे किससे सीखते हैं, एनवायरनमेंट से। जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एनवायरनमेंट से ज्ञान का निर्माण खुद ब खुद कर सकते हैं। आपको उन्हें अपनी दिशा में मोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद किसी दिशा में मुड़ जाएंगे, एनवायरनमेंट से सीख लेंगे, परिपक्व। अब दूसरी चीज को कहते हैं परिपक्वता, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी भी एक चीज है। मैच्योरिटी ऐसी है, बच्चा मान लीजिए बच्चे की एज अभी 2 साल की है, तो 2 साल में वो जो एक्टिविटी करेगा, कौन सी, वस्तु स्थायित्व वाली, और जब वो खुद किसमें आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगा, जब वो खुद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, तो वो खुद ब खुद अमूर्त विचारों की तरफ सोचने लगेगा, वो खुद ही चिंतन करने लगेगा, कल्पनाशील हो जाएगा, अमूर्त चीजों के विषय में सोचने लग जाएगा। उसके बाद वो खुद अपनी नियमों का निर्माण करने लग जाएगा, वो खुद अपनी अवधारणाएं बनाने लगेगा, संकल्पनाएं बनाने लगेगा, ये सब वो खुद करने लगेगा जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। और अगर वो सेंसरी में है तो उसके पास खाली किसी चीज को परमानेंस यानी समझने की जरूरत है, बस ऑब्जेक्ट को परमानेंस अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या बोला, बच्चा उम्र के साथ खुद ही सीखने लग जाता है। अब सामाजिक क्रिया की इन्होंने बात इसलिए की, बेसिकली सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल एक्टिविटी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सोशल की बात करते हैं बायोगॉन्स की। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत उन्होंने ही दिया, और उन्होंने ही बोला है कि बच्चा समाज से अन्योन्य क्रिया करके बच्चा सीखता है, यानी वो एनवायरनमेंट सीखता है। ऐसी बात इन्होंने नहीं की। इनका कहने का मतलब ये था कि बच्चा समाज से क्या करता है, अनुभव लेता है, एक्सपीरियंस लेता है। बच्चा समाज से क्या लेता है, बच्चा समाज से यहाँ पे अनुभव लेता है, ना कि बच्चा समाज से अन्योन्य क्रिया करके सीखता है। बच्चा समाज से अनुभव, कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन्होंने कहा है ऐसा कि बच्चा समाज से अनुभव लेकर सीखता है। और थर्ड बात इन्होंने जो फोर्थ लास्ट की है, संतुलन की बात, इक्विलिब्रियम की बात। इन्होंने किसकी बात की है, संतुलन की बात की है। और संतुलन की बात में इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा संतुलन बैठा करके भी सीखता है। संतुलन की बात इन्होंने की। मान लीजिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला, किसी बच्चे को आपने एक पेन दिखाया, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे को आपने दिखाया ये पेन है, एक मार्कर है, किसी बच्चे से आपने बोला ये एक मार्कर है, उसने इस मार्कर को दोबारा देखा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसने इस बच्चे को इस मार्कर को दोबारा देखा, तो उसके दिमाग में वही चीज याद आ गई कि एक बार ये मैम ने दिखाया था कि ये मार्कर है। तो आप उस बच्चे से कहोगे बेटा मार्कर लेकर आओ जरा क्लास में से, तो वो फटाफट जाएगा और डायरेक्ट उसी मार्कर को उठाएगा और लेकर आएगा, लीजिए मैम। तो उसके दिमाग में क्या हो गया, उसके दिमाग में संतुलन बैठ गया, उस पर्टिकुलर चीज के विषय में उसके दिमाग में क्या हो गया, संतुलन बैठ गया, यानी उससे सब याद आ गया कि मैम ने ये बताया, ये मैंने देखा था, ये बोला था मैम ने मार्कर, और यही मार्कर है, उसे सब याद आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलन। उसे क्या याद आ गया कि मैम ने मार्कर लाने के लिए बोला था, और मार्कर यही है, और मार्कर इसको मैम ने एक बार दिखाया भी था, तो यही है वो मार्कर। वो फटाफट जाएगा, उस मार्कर को वो याद रहेगा उसके दिमाग में, और वो उठाकर लेके चलाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बात की है, वातावरण एनवायरनमेंट से सीखता है बच्चा, मैच्योरिटी परिपक्वता के साथ स्टेजेस में भी सीखता है बच्चा, सामाजिक क्रिया जो बोल सकते हैं हम लोग एक्सपीरियंस की बात की है, एक्सपीरियंस से भी सीखता है बच्चा, और इन्होंने कहा है संतुलन यानी इक्विलिब्रियम से भी बच्चा सीखता है। चलिए कुछ और आगे की बातें भी कर लेते हैं इनके बारे में। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो है
वो जिसकी बात इन्होंने की है वो क्या है हमारी स्कीमा। स्कीमा की बात पियाजे ने की है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जीन पियाजे द्वारा दी गई है। उस टर्म का नाम क्या है? स्कीमा। क्या है? स्कीमा। स्कीमा की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। स्कीमा, स्कीमा की बात करते हैं हम लोग। तो स्कीमा में इन्होंने क्या बोला है? स्कीमा है एक पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कीमा क्या है? एक पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। स्कीमा क्या है? पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन बोले तो एक ऐस इंफॉर्मेशन का ऐसा भंडार, यानी मान लीजिए आपका दिमाग है, आपके ब्रेन में क्या ऐसे कुछ ऐसे बॉक्स बने रखे हैं और आप जब उन चीजों को देखोगे, आप जब उन चीजों की बार बार, हर चीज का एक स्कीमा, एक पॉकेट बना रखा है, हर चीज का एक अलमारी बनी रखी है हमारे दिमाग के अंदर इस तरीके की। और ये जो अलमारी बनी रखी है, जब हम उस पर्टिकुलर चीज को देखते हैं तो हमें उस चीज के बारे में याद आ जाता है। हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में याद आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी इस तरीके के बॉक्स यानी इंफॉर्मेशन के पैकेट्स बने हुए हमारे दिमाग के अंदर रखे हैं। तो ये क्या हो गया? स्कीमा हो गया। क्या हो गया? पॉकेट ऑफ पैकेट्स बने हुए रखे हुए हमारे दिमाग में, और जब हमने इन्हें देखा तो हमारे दिमाग में हमें याद आ गया। कह सकते हैं रूम्स बने हैं। तो ये बात है, ठीक है। मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या देखा? किसी बच्चे ने देखा तोता उड़ रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे ने देखा तोता उड़ रहा है, और जब उसने कभी तो उसके दिमाग में एक पैकेट बन गया। उसके दिमाग में एक पैकेट बन गया, एक रूम बन गया कि ये एक तोता है भाई। मान लीजिए ये तोता है, ये उड़ रहा है, ठीक है। ये एक तोता, लाइन में ये अच्छी नहीं है बट बना दे। तो ये एक तोता है, ये उड़ रहा है, ठीक है। अब ये उड़ रहा है, उसके दिमाग में एक पैकेट बन गया। अब मान लीजिए कभी वो ऐसी कोई उड़ने वाली चीज देखता है तो वो फटाफट से अपने दिमाग में उसकी क्लिक आता है कि कोई उड़ने वाली चीज भी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और पक्षी उसने देखा तो उसके दिमाग में वो चीज टच कर गई और उसके दिमाग में याद आ गई कि कोई चीज उड़ती है, हाँ ये उड़ने वाली कोई चीज है। क्योंकि उसके दिमाग में पहले से एक उसका रूम बना हुआ रखा था, एक पैकेट बना हुआ रखा था। और उसने जब कोई दूसरी चीज देखी, मान लीजिए उसने क्या देखा, मान लीजिए उसने पिजन देखा, तो उसने स्पैरो बर्ड देखा, तो उसके दिमाग में क्लिक कर गया कि भाई ये उड़ने वाली चीज है, बिकॉज उसके दिमाग में पहले से एक पैकेट बना हुआ रखा है। तो ये बात कौन करता है? ये पियाजे करते हैं, ठीक है। पियाजे ने कुछ स्कीमा की बात की हुई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक और बात करते हैं पियाजे, असिमुलेशन। असिमुलेशन क्या होता है? असिमुलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिमुलेशन। एसिमुलेशन तो इसकी भी बात कौन करता है? इसकी बात पियाजे करते हैं। पियाजे इसमें क्या कहते हैं? इस टर्म में क्या कहते हैं? असिमुलेशन। इसमें वो ये कहते हैं कि एक तो इक्विलिब्रियम हो गया, संतुलन की बात हो गई कि मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी चीज को देखा, फिर वो उस चीज को दोबारा देखता है तो उसको याद आ जाती है, उसके दिमाग में संतुलन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को पहले देख चुका है और अब वो दोबारा देख रहा है तो वो उस चीज को उसके दिमाग से उड़ गई, ऐसा नहीं है। उसने संतुलन बना के रखा है कि वो ये चीज मैं पहले देख चुका हूँ और इस चीज को शायद ये कहते होंगे, ठीक है। तो वो हो गई संतुलन की बात। और जब नई परिस्थिति जो आत्मसात ज्ञान से भिन्न है, मान लीजिए पुरानी बात और नई बात, ठीक है। तो नई परिस्थिति जो आत्मसात ज्ञान से भिन्न है, तो पुरानी ज्ञान और नवीन ज्ञान दोनों में डिसबैलेंस, असंतुलन हो जाता है। मान लीजिए
यहाँ पे क्या देखा, क्रो। या आपने यहाँ पे क्या देखा, एक क्रो देखा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या देखा बच्चे ने, एक यहाँ पे एक देखा है पैरोट। यहाँ पे क्या देखा उसने, पैरोट, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका पैरोट। पहले उसने क्या देखा, पहले उसने देखा, ठीक है। अब पहले उसने क्रो देखा, अब क्रो को देखने के बाद फिर उसने पैरोट देखा। पहले उसने क्रो देखा, फिर उसको देखने के बाद उसने पैरोट देखा, और जब उसने पैरोट को देखा तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, डगमगा गया। क्या हो गया, डगमगा। वो कह रहा था भाई ये तो ब्लैक कलर का था और ये ग्रीन कलर का है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैंने उड़ता हुआ देखा था और ये भी उड़ता है, बट इसका कलर, ये काव काव बोलता है और ये स्वीट यानी लाइक अ ह्यूमन बोलता है, ये वेरी स्वीटेस्ट वॉइस में बोलता है, ठीक है। तो अब वो परेशान हो गया। तो इन दोनों में क्या हो गया, वो थोड़ा सा क्या हो गया, वो परेशान हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसबैलेंस हो गया। पहले तो बैलेंस की बात कर रहे थे हम लोग, संतुलन की, अब यहाँ पे क्या हो गया उसका, असंतुलन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, उसका असंतुलन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, असंतुलन, क्योंकि उसने उड़ती हुई चीज देखी थी, ये तो उसके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन का पैकेट बना हुआ था, बट उस यहाँ पे वो परेशान क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का है पैरोट और ये ब्लैक कलर का है, ये क्रो क्राउ बोलता है और ये ह्यूमन की तरह आवाज निकालता है, इसकी चोंच जो है वो रेड है और इसकी ये ब्लैक। अब वो यहाँ पे उसका डिसबैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया। इसको हम लोग, इसमें वो क्या करेगा, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वो एक बीच का रास्ता निकालेगा, यहाँ बीच का रास्ता निकालेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण। बीच का रास्ता क्या निकालेगा, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि अगर वो ब्लैक कलर का है और उसकी चोंच ब्लैक है और वो क्रो क्रो बोलता है तो वो क्रो है, और अगर वो एक ग्रीन कलर का है, उसकी जो बीक है, चोंच है, वो रेड कलर की है और वो क्या कहते हैं, स्वीट आवाज निकालता है इंसानों की तरह, तो वो क्या हो गया, पैरोट है। तो वो बीच का रास्ता जो निकालेगा, दैट इज कॉल्ड आत्मसातीकरण। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि आत्मसातीकरण क्या है, कि मान लीजिए एक कौवा उड़ती हुई चीज का दिमाग में पॉकेट स्कीमा बना हुआ है, पैकेट बना हुआ है। अब दो चीज उसने उड़ती हुई चीजें देखी, तो वो बीच में असामंजस्य यानी किसे फंस गया, वो असंतुलन बन गया। उसने कहा यार उड़ती हुई दो चीजें कैसे, मेरे दिमाग में तो पहले एक ही चीज थी उड़ती, अब ये दूसरी भी आ गई, अब दूसरी भी चीज, तो फिर वो कहीं बीच का रास्ता निकालेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आत्मसातीकरण। क्या रास्ता निकालेगा कि भाई ये ऊपर वाला क्या था, ब्लैक कलर था और ये क्रो क्रो करता था, और ये नीचे वाला जो रेड कलर की चोंच थी इसकी ग्रीन कलर का था और ये इंसान की तरह बोलता है, ये पैरोट है और ये क्रो है। तो इतनी सी बात सभी को समझ में आई थिंक आ गई। तो ये बात करते हैं आत्मसातीकरण यानी असिमुलेशन की बात। अब असिमुलेशन के बाद एक और टर्म की बात करते हैं प्याजे। आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि इससे रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, अडप्टेशन। अडप्टेशन की बात करते हैं। अडप्टेशन को क्या बोलते हैं, अनुकूलन। तो नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ पे अडप्टेशन की बात की जा रही है। किसकी बात, अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या होता है हमारा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अनुकूलन। अडप्टेशन यानी अनुकूलन। सभी लोग इस बात से परिचित हैं, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि अनुकूलन क्या होता। अनुकूलन ये होता कि मान लीजिए आप पुरानी परिस्थितियों में, पुरानी परिस्थितियों से छोटी पीछे अरे तो ऊपर कहाँ देख रही ऊपर क्लास के बीच में ड्रामा करके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए कि ये जो हमारी एक टर्म है अडप्टेशन, जिससे सभी लोग फैमिलियर है आई थिंक। अडप्टेशन क्या होता है, अडप्टेशन ये होता है कि मान लीजिए आप किसी चीज अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। आप क्या कर लेते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार। ऐसा तो डार्विन भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति अगर अडप्टेशन कर पाएगा वही जीवित रह पाएगा, अदरवाइज तो रह ही नहीं पाएगा।
तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे भी फिट हो रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म में भी हो रही है कि मान लीजिए अडेप्टेशन करेगा बच्चा, क्या करेगा, अनुकूलन करेगा। अनुकूलन में क्या करेगा वो कि अपने आप को इस परिस्थिति के अनुसार ढाल लो, ठीक है। अब इसमें क्या आ गई, इसमें एक तो अडेप्टेशन में क्या आ जाएगा आपका अडेप्टेशन, इसके बाद आप इसमें एक चीज आ जाएगी आपकी अडेप्टेशन में, दो चीजें आपकी निकल आएंगी। एक तो असिमिलेशन की हम लोग बात की थी, एक तो हम लोगों ने असिमिलेशन की बात की थी और दूसरी हमने अकोमोडेशन की बात की थी। एक है हमारी असिमिलेशन और एक और है अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये कुछ दो टर्म आ जाती है जो किसमें अनुकूलन में आ जाती है, अडेप्टेशन में आ जाती है। असिमिलेशन मैंने बताया था आप लोगों को, असिमिलेशन में होता है आत्मसातीकरण, यानी मान लीजिए किसी चीज को देखा और उस चीज को दोबारा अगर देखता है तो देखेंगे तो वो याद आ जाएगा, तो ये आपका असिमिलेशन हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, अकोमोडेशन क्या आ जाएगा, अकोमोडेशन में पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना है, सुधार करना, पुराने ज्ञान में परिवर्तन या सुधार। पुराने ज्ञान में परिवर्तन या सुधार करना, ये किस में आ जाएगा, अकोमोडेशन में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने गलत लर्न कर रखा है कि जो पैरेट है उसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो ब्लैक कलर की होती है। कहीं ना कहीं उसने ये दिमाग में अगर करके रख लिया है कि जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, उन सबकी चोंच क्या होती है, रेड कलर की होती है। तो फिर उसको बाद में पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, जो कुछ की ब्लैक होती है, कुछ की रेड होती है, कुछ की वाइट होती है, कुछ की अपने कलर की जैसी होती है, कुछ की रेड होती है। तो वो क्या करेगा वहां पे, फिर वो सुधार करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, इसमें सुधार करता है, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या करता था, एसिमिलेशन में क्या करता था, एसिमिलेशन में वो ये करता था स्कीमा में कुछ जोड़ेंगे और नई चीज को एसिमिलेट, ठीक है। स्कीमा में कुछ जोड़ेंगे, आत्मसात करेगा, नई चीजें जोड़ेगा। स्कीमा जिसकी मैंने बात की है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कीमा में कुछ जोड़कर नई चीज बनाना। नवीन निर्माण, ठीक है। मान लीजिए स्कीमा में कुछ चीज जोड़कर वो नई चीज बनाए, तो ये क्या हो गया, असिमिलेशन हो गया। आत्मसाती जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिमिलेशन को बोलते हैं हम आत्मसात। आत्मसातीकरण, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स की बात की, अनुकूलन, ठीक है। इसके अंदर असिमिलेशन, आत्मसातीकरण और अकोमोडेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। अकोमोडेशन आ जाएगा, इसमें क्या करेगा वो, पुराने ज्ञान से सुधार करेगा, एडिटिंग कर पाएगा। इसमें क्या, स्कीमा में पैकेट्स बना लेगा किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर, ठीक है। और आत्मसातीकरण में क्या करेगा, स्कीमा में कुछ नई चीजें जोड़ेगा और आत्मसात करेगा, नया नया ज्ञान का निर्माण करेगा, नई नई चीजों को निर्माण करेगा। उन रूम्स में, इन रूम्स में कुछ और नई नई चीजें, नए नए रूम्स जोड़ता जाएगा और क्या करता जाएगा, नई नई चीजें बनाता जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में डिटेल में नॉलेज की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थे सभी के लिए। तो यही क्लास थी आज की। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं, लाइक हैं, सब्सक्राइब हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ द चैनल, एंड फॉर द फर्दर आगे के लिए भी ये बहुत ही अच्छा, हमें अच्छा फील होगा, और हम आगे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यही था आज की क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।